नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है? क्या इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बनाया गया था और लोकसभा चुनाव के बाद जब 4 राज्यों के चुनाव हुए और उसमें भी इंडिया गठबंधन ने अच्छा काम किया, 4 में से 2 राज्य जीता, जम्मू कश्मीर और झारखंड। एनडीए गठबंधन ने 2 राज्य जीता, महाराष्ट्र और हरियाणा। लगभग बराबरी पर रहा दोनों गठबंधन। उपचुनाव में भी अच्छी जीत मिली है इंडिया गठबंधन। लेकिन नरेंद्र मोदी के आंखों में इंडिया गठबंधन इस तरह से चुभ रहा है कि वह इंडिया गठबंधन को खत्म कर देना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने जो सियासी रणनीति अपनाई है, इंडिया गठबंधन को खंड खंड में बांटने के लिए या खत्म कर देने के लिए, क्या वो कामयाब होंगे? उनकी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। तो साथियों, आज हम इसी पर विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि इंडिया गठबंधन क्या खत्म हो जाएगा, किस वजह से खत्म होगा और इसके पीछे किन शक्तियों का हाथ है और इंडिया गठबंधन को कैसे बचाया जा सकता है। विश्लेषण शुरू करने से पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए और इस देश के तमाम ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि यह उनके वजूद का सवाल है, उनके हक अधिकार का सवाल है कि इंडिया गठबंधन बना रहे और शक्तिशाली होकर के कामयाब हो। आज की घटना, ममता बनर्जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की कमान हमारे हाथों में दे दी जाए। किसके कहने पर ममता बनर्जी ने ऐसी बात कही है और कौन ममता बनर्जी के जरिए इंडिया गठबंधन को अपने हाथों में लेने की बात कह रहा, समझा जा सकता है। ममता बनर्जी और शरद पवार का अडानी से नजदीकी संबंध है, यह किसी से छुपा नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल में बुला करके अडानी को जिस तरह से लाखों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया गया और जब प्रोजेक्ट दिया गया तो जाहिर है कि उसमें अपना हिस्सा भी लिया होगा ममता बनर्जी ने। और आपको हम याद दिला दें कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड का भंडाफोड़ हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को चंदा मिला है कारपोरेट से तो वो ममता बनर्जी की पार्टी। ममता बनर्जी का कारपोरेट से इतना निकट संबंध है, शरद पवार का इतना निकट संबंध है कि वह इंडिया गठबंधन के में होने के बावजूद इंडिया गठबंधन के साथ नहीं बल्कि अडानी के को लेकर के मोदी के साथ हैं। तो क्या आपको यह नहीं लग रहा है कि नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन पर कब्जा जमाने के लिए अडानी के रास्ते ममता बनर्जी पर दबाव डाल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की कमान अपने हाथों में ले लीजिए और उसके बाद जिस तरह से कठपुतली की तरह मोदी नचाएंगे उसी तरह से नाचना होगा। यही बात शरद पवार के बारे में भी कही जा सकती है कि अडानी से उनके जो संबंध हैं और 2020 में जो महाराष्ट्र सरकार बनी थी उसे गिराने के जो सरकार बनी थी उसे गिराने के लिए अगर शरद पवार, अजीत पवार, अडानी और शाह एक साथ बैठ करके अडानी के घर में मीटिंग करते हैं और उसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी जाती है, तो लोहे में भी हैं और लोहार में भी हैं शरद पवार। और अब शरद पवार कारपोरेट के साथ ज्यादा है, इंडिया गठबंधन के साथ कम है। यह बात इंडिया गठबंधन के किसी भी घटक दल से छुपी हुई नहीं है। लेकिन
ममता बनर्जी अडानी के कहने पर प्रोजेक्ट देने के बाद अडानी ने इस प्रस्ताव को रखा कि इंडिया गठबंधन की कमान अपने हाथों में ले लीजिए। तो जिस तरह से आज ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन को अगर कांग्रेस नहीं संभाल रही है तो उसका कमान हमारे हाथों में दे दिया जाए, तो अभी तक ये उतावलापन क्यों नहीं था, या लोकसभा चुनाव के पहले आज तक कोई भी इंडिया गठबंधन का समन्वयकर्ता नहीं बनाया गया। उस समय समन्वयकर्ता के लिए चुनाव के पहले क्यों नहीं ममता बनर्जी खुल करके सामने आई और इंडिया गठबंधन का दारोमदार अपने हाथ में लेने की बात कही, और अगर उस समय कहती तो हो सकता है उन्हें कन्वीनर बना भी दिया जाता, समन्वयकर्ता बना भी दिया जाता, क्योंकि ममता बनर्जी के ऊपर कोई शक संदेह नहीं था। ममता बनर्जी ने ही समझिए कि इंडिया गठबंधन की नींव रखी और उस नींव को आगे बढ़ाने का काम नीतीश कुमार ने किया था। 2020 में विधानसभा चुनाव बंगाल का जब ममता बनर्जी ने जीता था, तो आपको हम याद दिला रहे हैं कि शपथ लेने के बाद वह तुरंत दिल्ली आई थी और लगभग 7-8 दिनों तक दिल्ली में डेरा डाले बैठी रही, और नरेंद्र मोदी को उन्होंने बंगाल में हराया और दिल्ली की कुर्सी से नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए तमाम दलों में समन्वय करने और इंडिया गठबंधन बनाने की बात उन्होंने शुरू की थी, और इंडिया गठबंधन का नामकरण इंडिया शब्द उन्होंने ही रखा था। और वही ममता बनर्जी कारपोरेट के हाथ में खेलते हुए अगर इंडिया गठबंधन को बुरी तरह से चौपट करने की नीयत से मोदी के इशारे पर काम कर रही हैं, तो इसमें ममता बनर्जी का क्या स्वार्थ हो सकता है, या फिर किसी तरह की धमकी का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, या किस नजरिए से उन्होंने ऐसा कहा कि उनके हाथ में इंडिया गठबंधन को सौंप दिया जाए। तो क्या आप यह नहीं समझ सकते हैं कि अगर ममता बनर्जी के हाथ में इंडिया गठबंधन की कमान सौंपी जाएगी तो वह अडानी के रास्ते मोदी के हाथों में इंडिया गठबंधन की कमान आ जाएगी, और मोदी जैसा अपनी कठपुतली से नाचने के लिए बोलेंगे वैसा ही ममता बनर्जी को नाचना पड़ेगा। और इंडिया गठबंधन को नरेंद्र मोदी किस दृष्टि से देखते हैं उसे आप अच्छी तरह समझते होंगे। लगभग 1.5 साल हो गया इंडिया गठबंधन बने हुए, लेकिन हमेशा उन्होंने या तो इंडी गठबंधन कहा या घमंडिया गठबंधन कहा, इंडिया शब्द का नाम लेना ही भूल गए। यहां तक कि अपने मंत्रालय के कई विभागों से, कई अपने सरकारी योजनाओं से उन्होंने इंडिया शब्द निकाल दिया। यहां तक कि राष्ट्रपति भवन की जो रिलीज जारी होती है, अब उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बल्कि भारत सरकार लिखा होता है। तो जिससे नफरत है उसे खत्म करना है, इस रास्ते पर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, और इंडिया गठबंधन के लोगों को ही विश्वास में लेकर या दबाव में डाल करके इस्तेमाल करते हुए अगर इंडिया गठबंधन को खत्म करना चाहते हैं तो इसे राहुल गांधी को, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं को इस पर विचार करना चाहिए कि ममता बनर्जी किसके हाथ में खेल रही हैं। और शरद पवार जो कि इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक दलों में आते हैं, उनकी एनसीपी पार्टी, उनके भी चाल चरित्र चेहरे की समीक्षा होनी चाहिए। आज अघाड़ी गठबंधन ने महाराष्ट्र में जो सीटें हासिल की थी थोड़ी बहुत, उस पर शपथ लेने से मना कर दिया कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है, पारदर्शी ढंग से नहीं हुआ है, चुनाव आयोग ने धांधली किया है, और किस तरह से चुनाव जीता है उसे पूरा महाराष्ट्र की जनता समझ चुकी है। और हम यह चुनाव का जनादेश महाराष्ट्र की जनता ने नहीं दिया, बल्कि चुनाव आयोग का जनादेश है, भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों का जनादेश है। हम शपथ नहीं लेंगे। उद्धव ठाकरे
जो कि इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के लिए इच्छुक थे, सिर्फ इच्छुक थे, अपनी पार्टी का भी प्रचार नहीं कर रहे थे, अघाड़ी गठबंधन का प्रचार करने की तो बात दूर। कल 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उन्होंने एक विज्ञापन दिया। सारे अखबारों में, महाराष्ट्र के, दिल्ली के भी कुछ अखबारों में उनके विज्ञापन छपे हैं और उस विज्ञापन से यही लगता है कि उद्धव ठाकरे अब उसी कट्टरपंथी हिंदुत्व की ओर, धर्मांध हिंदुत्व की ओर लौटना चाहते हैं, जिसका विस्तार उनके पिता बाला साहब ठाकरे ने किया था। और उस विज्ञापन में कहा गया कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने का काम शिव सैनिकों ने किया और उन शिव सैनिकों पर हमें गर्व है। तो इंडिया गठबंधन में रहते हुए इस तरह का विज्ञापन देना, जो कट्टर हिंदुत्व उद्धव ठाकरे का एक मुलायम या कहें कि सहनशील या कहें कि उदारवादी सोच उनकी हो गई थी हिंदुत्व को लेकर के, उनके अंदर से माना जा रहा था कि कट्टरता निकल चुकी है हिंदू धर्म के प्रति और उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया गया। वही उद्धव ठाकरे अब फिर से अपने कट्टर हिंदुत्व की ओर लौट रहे हैं, यह कहकर के कि शिव सैनिकों ने जो कुछ किया हमें उस पर आज भी गर्व है, मस्जिद गिराने का हमें गर्व है। तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन से क्या वो अलग होना चाहते हैं? इंडिया गठबंधन की विचारधारा को छोड़ करके अपनी विचारधारा पर वापसी कर रहे हैं, तो उन्हें कहने की जरूरत नहीं है कि वह इंडिया गठबंधन को छोड़ रहे हैं। अपने आप पर लक्षित होता है कि वह इंडिया गठबंधन से ताल्लुक नहीं रखना चाहते। और जिस तरह से अडानी मामले को लेकर के बयान आते रहते हैं शरद पवार के, और राहुल गांधी अडानी के खिलाफ हर रोज बयान देते हैं, संसद ठप करते हैं और संसद भवन में भी प्रदर्शन करते हैं मानव श्रृंखला बना करके, और किसी भी कीमत पर अडानी मामले में समझौता नहीं करना चाहते हैं। अमेरिका ने जो अलख जगाया है अडानी को गिरफ्तार करने के लिए, उनकी गिरफ्तारी अमेरिका से पहले भारत में होनी चाहिए। इस बात को लेकर जो लड़ाई राहुल गांधी सड़कों पर लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक दल हैं, तो क्या इनका साथ ममता बनर्जी और शरद पवार देंगे? कतई नहीं देंगे, क्योंकि शरद पवार और ममता बनर्जी अडानी के हाथों खेल रहे हैं, और अडानी के हाथों खेलने का मतलब कि मोदी के हाथों खेल रहे हैं। अब जब इतना बड़ा विरोधाभास इंडिया गठबंधन में उत्पन्न हो गया है, तो क्या आपको लगता है कि गठबंधन बचेगा? इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को हरा तो नहीं सका, लेकिन एक लंगड़ी लूली सरकार बनाने के लिए मजबूर जरूर कर दिया। 303 सीटें 2019 में जो नरेंद्र मोदी की संसद में थी, उसे घटा करके 240 पर ला दिया, 63 सीटों की चपत लगाया। हम समझते हैं कि आरएसएस समर्थित भारतीय जनता पार्टी को हराना इतना आसान नहीं है, और एक चोट पर भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता। पहली बार चोट किया लोकसभा चुनाव में और लंगड़ी सरकार बना दिया, और जब सरकार लंगड़ी हो गई है, बैसाखियों पर आधारित हो गई है, तो इसे गिराने में टाइम नहीं लगेगा। और हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र चेहरे ऐसे हैं कि नीतीश और नायडू इन्हें 5 साल तक समर्थन नहीं देने वाले, क्योंकि नीतीश और नायडू के सांसदों की खरीदारी करने के लिए शाह मन बना चुके हैं, और जिस तरह से चोरी चोरी चुपके चुपके अंजाम दे रहे हैं, इसकी भनक नीतीश कुमार और नायडू को लग चुकी। तो यह सरकार, मोदी सरकार क्षणभंगुर है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं,
तो 2-4 महीनों में केंद्र सरकार गिर जाएगी और मध्यावधि चुनाव की नौबत आ जाएगी। तो उस मध्यावधि चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन को एक होकर के तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए थी, और अगर मध्यावधि चुनाव नहीं होते तो 2029 की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए थी। लेकिन इंडिया गठबंधन अपनी अपनी डफली, अपनी अपनी राग को अलाप रहा है। ममता बनर्जी जिस तरह से इंडिया गठबंधन पर कब्जा करना चाहती हैं, मोदी और अडानी के इशारे पर, हमें लगता है कि इस पर इंडिया गठबंधन के प्रमुख दलों को विचार करना चाहिए और ममता बनर्जी को उनकी औकात बता देना चाहिए और उन्हें कहां से ये ताकत मिल रही है इसका खुलासा कर देना चाहिए। रही बात अन्य घटक दलों की, केजरीवाल अलग राग अलाप रहे हैं। फरवरी में चुनाव होने वाला है दिल्ली विधानसभा का। दिल्ली विधानसभा में एक भी सीट कांग्रेस को न देने या किसी भी पार्टी से गठबंधन न करने की बात केजरीवाल ने कुछ समय पहले कह दिया। इंडिया गठबंधन बनने के बाद लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर के लड़ी थी। सफलता तो नहीं मिल सकी, एक भी सीट नहीं जीत सके, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ा है। आम आदमी पार्टी का भी बढ़ा है, कांग्रेस का भी बढ़ा है, और अब आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि अगर हम कांग्रेस को शामिल करके विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस को जो सीटें देंगे वो हार जाएंगे, और जब हार जाएंगे तो हमें भी अगर 2-4 सीटें, कुछ सीटें हमारी भी कम कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली विधानसभा पर कब्जा हो जाए। इसी डर से उन्होंने इनकार कर दिया इंडिया गठबंधन के किसी घटक दल को सीट शेयरिंग करने के लिए। तो क्या उन्होंने भी यह घोषणा कर दिया कि वह इंडिया गठबंधन से अलग हो रहे हैं? शब्दों के मार्फत तो नहीं घोषणा किया, लेकिन उनके व्यवहार और उनके कार्यक्रमों और उनके बयानबाजी के आधार पर माना जा सकता है कि उनका इंडिया गठबंधन से नाता टूट रहा है या टूट चुका है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के बचे हुए घटक दल क्या नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं मध्यावधि चुनाव में या 2029 के चुनाव में? संभव ही नहीं है। जब पूरा 28 दलों का घटक दल इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव नहीं हरा सका, तो जो घटक दल टूट करके जा रहे हैं, हालांकि घोषणा नहीं किए हैं, चाहे ममता बनर्जी हो या शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे हो या केजरीवाल हो, इन्होंने इंडिया गठबंधन से अलग होने की बात नहीं कही है, लेकिन चल रहे हैं उसी रास्ते पर कि जैसे इंडिया गठबंधन से उनका कोई नाता न हो। हमें लगता है कि जो कुछ अभी चल रहा है यह बिहार में भी होने वाला है। तेजस्वी के साथ राहुल गांधी की सीट शेयरिंग विधानसभा चुनाव बिहार की क्या होगी? अगर तेजस्वी को लगेगा कि कांग्रेस पार्टी पहले से कमजोर हो गई है और इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर या टूट चुका है, तो वह भी कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे, सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। जहां तक अखिलेश यादव की बात है, तो महाराष्ट्र में कुछ सीटें इन्हें दी गई थी लड़ने के लिए, जहां अघाड़ी गठबंधन में शामिल होकर के लड़ा था अखिलेश यादव ने और मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर लड़ा था, लेकिन हार हुई। जब पूरे अघाड़ी गठबंधन की हार हुई तो ये तो बाहरी राज्य के हैं या बाहरी हैं, इनकी जीत कैसे हो सकती है? अघाड़ी गठबंधन से आज अखिलेश यादव ने अपना नाता तोड़ लिया। हालांकि इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ने की बात नहीं कहा अखिलेश यादव ने, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच जो दूरी हो गई है वह भी सामने आ चुकी है। अखिलेश यादव ने अगर अघाड़ी गठबंधन से नाता तोड़ा है तो इसीलिए
कि उद्धव ठाकरे अब फिर से कट्टर हिंदू बनने जा रहे हैं, धर्मांध हिंदू बनने जा रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि कट्टर हिंदुत्व को छोड़ने की वजह से ही उनकी महाराष्ट्र में बुरी तरह से हार हुई है। इसलिए वह कट्टर हिंदुत्व की ओर फिर लौट रहे हैं और उनके कट्टर हिंदुत्व को आगे बढ़ाना और मुस्लिम को, इस्लाम धर्म को भारत से निकालने की बात उनके बाप बाला साहब ठाकरे कहा करते थे। और जब बाला साहब ठाकरे की तर्ज पर चलना उद्धव ठाकरे शुरू करेंगे तो यह भी वही राग अलापेंगे जो बाला साहब ठाकरे अलापते थे। इसीलिए विज्ञापन दिया गया और बाबरी मस्जिद गिराने पर गर्व की बात कही गई। तो जो कुछ उद्धव ठाकरे ने किया वह इंडिया गठबंधन के उसूलों, आदर्शों के खिलाफ है। तो क्या उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन से अपने को अलग कर रहे हैं या अलग करने, इंडिया गठबंधन से अलग करने के लिए मजबूर कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, राहुल गांधी को और अखिलेश यादव? और अखिलेश यादव अपने मुस्लिम समाज के वोट को कम से कम उत्तर प्रदेश में बचाए रखना चाहते हैं। अगर अघाड़ी गठबंधन में अब भी वो बने रहेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान नाराज हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने आज अघाड़ी गठबंधन को छोड़ दिया। अब सवाल उठता है कि इंडिया गठबंधन जो लगभग 1.5 साल पहले बना था, सिर्फ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बना था या ये एक अवसरवादी गठबंधन था? लोकसभा चुनाव में हार हुई और विधानसभा चुनाव में बराबरी पर मामला फंस गया तो क्या इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा? सारे घटक दल अलग हो जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो ये इंडिया गठबंधन की हार तो होगी ही। हार क्या होगी? इंडिया गठबंधन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और जब इंडिया गठबंधन की एकता खत्म हो जाएगी तो नरेंद्र मोदी को, विपक्ष को खत्म करने में टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। विपक्ष तो उसे खत्म करने में देरी नहीं लगेगी और इस बात की घोषणा पहले ही अमित शाह ने कर दिया है कि अब इस देश में विपक्ष की जरूरत नहीं है। जेपी नड्डा ने बिहार में घोषणा कर दिया था कि अब इस देश में विपक्ष की जरूरत नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन खत्म हुआ तो जितने राज्यों के छत्रप हैं विपक्ष के, इनका अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। और कब नरेंद्र मोदी कौन सा दांव चला करके विपक्षी पार्टियों को जेल में भेज दें और उनकी पार्टी के सांसदों, विधायकों को हड़प लें, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल आज का यह है कि ओबीसी, एससी, एसटी की रक्षा के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी को हक अधिकार दिलाने के लिए, खास करके ओबीसी समाज की जनगणना कराने और उन्हें उनका हक अधिकार देने, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए जो अभियान राहुल गांधी ने इंडिया के मार्फत शुरू किया था, क्या उस पर रोक लग जाएगा? क्या राहुल गांधी का ओबीसी को न्याय दिलाने का काम, सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का काम रुक जाएगा? और जब इंडिया गठबंधन ही नहीं रहेगा तो राहुल गांधी क्या अकेले चुनाव जीत करके ओबीसी के हितों को साध सकेंगे? और जो वादे ओबीसी के लोगों से किए गए हैं, जनगणना कराने की, हक अधिकार दिलाने की, आरक्षण की सीमा 50% से आगे बढ़ाने की, क्या उसे पूरा अकेले कर सकेंगे? हमें तो ऐसा नहीं लगता। अगर इंडिया गठबंधन खत्म होता है तो इस देश के बहुजनों का बहुत बड़ा नुकसान होगा, ओबीसी, एससी, एसटी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन इनका इस्तेमाल सिर्फ चुनाव जीतने के लिए करता है और चुनाव जीतने के बाद इन्हें नीच समझता है, म्लेच्छ समझता है, इनके मुंह में पेशाब करता है, घोड़ी पर नहीं चढ़ने देता है, मूछ नहीं रखने देता है और वर्ण व्यवस्था के दलदल में सड़ने के लिए मजबूर कर देता है एनडीए गठबंधन। और ओबीसी के हक और अधिकार की बात इंडिया गठबंधन बना करके राहुल गांधी ने किया
तो एक आस जगी थी, एक उम्मीद जगी थी कि अब ओबीसी भी राष्ट्र की मुख्य धारा में आएंगे, उन्हें उनका हक अधिकार मिलेगा। लेकिन जब इंडिया गठबंधन ही नहीं रहेगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, तो ओबीसी SC ST के सपने कैसे साकार हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।